हाय, वेलकम टू स्टडी आयक्यू. स्टडी आयक्यू मध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. माझे नाव राकेश गवालरे आणि आजचा हा व्हिडिओमध्ये आपण बघून घेणार एमपीएससी रिवीजन म्हणजे काही महत्वाचे प्रश्न. तो इसका सारा कंटेंट मराठी में है. तो आइए स्टार्ट करते हैं. मग पहिला प्रश्न तुमच्या समोर आहे, महाराष्ट्रातील गाळाची मृदा कोणत्या जिल्ह्यांमध्ये आढळते? यानी महाराष्ट्र में जो गाड़ाची मृदा है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलती है? तो इसका पहले तो मैं आंसर बता देता हूं. इसका आंसर है ठाणे आणि पालघर. ये जो दो डिस्ट्रिक्ट है यहां पर आपको गाड़ाची मृदा देखने को मिलती है. अब देखिए, इसका मैंने एक मैप बनाया है. उस मैप के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि महाराष्ट्र में कौन कौन सी सॉइल देखने को मिलती है. और मैं आपको बता दूं कि जो सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन है, चाहे वो महाराष्ट्र स्पेसिफिक हो सकता है या फिर इंडिया का हो सकता है, बट इसके ऊपर कम से कम एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही हैं. तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना है. तो देखो, ये है हमारा महाराष्ट्र और ये मैंने जो हमारे स्टेट बोर्ड की बुक है उसमें से ये मैप लिया है. अगर आप पूरे महाराष्ट्र में देखेंगे तो ज्यादातर आपको कौन सी सॉइल दिखती है? ब्लैक सॉइल दिखती है. ये पूरी की पूरी ब्लैक सॉइल है, यहां पर दिख रही होगी. कहीं पर थोड़ी सी ज्यादा ब्लैक है, कहीं पर कम है. तो जो ज्यादा ब्लैक है उसे क्या कहा जाता है? रेगुर या काली मृदा जिसको बोलते हैं. और दूसरा जो कम ब्लैक है उसे कहा जाता है जाड़ी भरड़ी मृदा. ये भी ब्लैक सॉइल का ही रूप है, बट इसकी जो ब्लैकनेस है वो थोड़ी सी कम है, ये कम ब्लैकिश. बट हाँ, ये जो काली मृदा है ये तो एकदम ब्लैक होती है, क्योंकि इसमें आयरन का कंटेंट ज्यादा होता है. आपको पता होगा कि हमारा जो महाराष्ट्र का पठार है वो किससे बना हुआ है? ये बेसाल्ट की चट्टान से बना हुआ है. बेसाल्ट के बारे में ऐसा कहा जाता है कि कभी यहां पर ज्वालामुखी का उद्गार हुआ होगा और वो ज्वालामुखी धीरे धीरे ठंडा हो गया, फिर वो जो चट्टानें थी वही टूट टूट के क्या बन गई? मिट्टी बन गई. इसी वजह से इसका कलर ब्लैक है. तो ये पूरा का पूरा महाराष्ट्र में आपको ज्यादातर जो सॉइल दिखती है वो कौन सी दिखती है? ब्लैक सॉइल. पूरा हमारा ये खानदेश वाला पार्ट हो गया, मराठवाड़ा वाला पार्ट हो गया, या फिर अगर आप इधर आ जाएंगे बराड़ वाला पार्ट जो है, बराड़ मीन्स विदर्भ वाला जो एरिया है, यहां पर भी आपको लगभग ब्लैक सॉइल ही देखने को मिलती है. बट इसके अलावा भी सॉइल है. देखिए, जांभी मृदा. तो जांभी मृदा कहां पर देखने को मिलती है? ये जो किनार पट्टी वाला एरिया है यहां पर आपको जांभी मृदा देखने को मिलती है. और अगर आप गढ़चिरौली में जाएंगे तो यहां पर भी आपको जांभी मृदा देखने को मिलेगी. और सुनिए, गाड़ाची मृदा यानी जो किनार पट्टी पर गाड़ाची मृदा है वो क्या होती है? तो देखो, ये ऐसा होता है, ये नदी मान लीजिए यहां से निकली, यहां से जा रही है और इधर से वो बहकर आएगी, तो क्या करती है? वो अपने साथ में बहुत सारी मिट्टी बहाकर लेके आती है और वो यहां पर किनारे पर जमा कर देती है. और इसी को कहा जाता है गाड़ाची मृदा, क्योंकि ये काफी अच्छी क्वालिटी की सॉइल होती है. इसमें जो न्यूट्रिएंट्स का कंटेंट होता है वो काफी होता है. इस वजह से इसमें खेती भी अच्छी होती है, फसलों का प्रोडक्शन भी अच्छा होता है. तो ऐसी सॉइल आपको सिर्फ महाराष्ट्र में दो ही जगह देखने को मिलती है, एक तो पालघर और एक ठाणे. यहां पर आपको दिख रहा होगा, ये है पालघर ऊपर, नीचे है ठाणे. और ये जो पिंक कलर में है ये कौन सी सॉइल है? तो ये सॉइल का नाम है गाड़ाची मृदा, या इसे ही एल्यूवल सॉइल भी कहा जाता है. और भारत में अगर आप देखेंगे तो पूरे भारत में आप खासकर जो गंगा और यमुना का मैदान है वहां पर आपको ये सॉइल देखने को मिलती है. यूपी और बिहार वाला जो एरिया है वहां पर आपको यही सॉइल देखने को मिलती है, गाड़ाची मृदा. फिर अगर हम बात करें जांभी मृदा, तो जांभी मृदा के बारे में हम बात कर चुके हैं. फिर पिवळसर तपकिरी मृदा. तो ये देखिए, पिवळसर तपकिरी मृदा का ये थोड़ा सा है और इधर थोड़ा सा. वैसे तो ये जो डोंगराळ प्रदेश होता है, डोंगराळ प्रदेश यानी क्या? जहां पर की पर्वत होता है वहीं पर आपको ये गाड़ाची मृदा, सॉरी, पिवळसर तपकिरी मृदा देखने को मिलती है डोंगराळ प्रदेश में. तो आई होप आप ध्यान रखेंगे. मैंने पांचों टाइप आपको बता दिए. काली मृदा लगभग पूरे महाराष्ट्र में, गाड़ाची मृदा पालघर और ठाणे में, और रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और गढ़चिरौली, इन जगह पर आपको देखने को मिलती कौन सी मृदा? तो ये है जांभी मृदा, यानी इसे कहा जाता है लेटराइट सॉइल भी कहा जाता है. और ये है क्या? ये है पिवळसर तपकिरी मृदा. इसे येलो सॉइल भी बोलते हैं, रेड सॉइल भी बोलते हैं, दोनों का मिक्सचर भी होता है, वो चेंज होता रहता है. तो ये हमने देख लिया. आगे बढ़ते हैं. कोकण किनारपट्टीची निर्मिती कशी झाली, यानी जो कोकण किनारपट्टी है वो कैसे बनी होगी? तो आपने पढ़ा होगा कभी, तो आपको पता होगा. देखिए, उसका दो तरीका होता है. एक तो ये है हमारा, मान लीजिए सह्याद्री पर्वत है, ये सह्याद्री है,
ये भारत का नीचे वाला हिस्सा है, दक्षिण वाला हिस्सा है, और ये सह्याद्री पर्वत है, और इधर ये क्या है, अरब सागर। अब इसमें कभी ऐसा हुआ रहेगा, दो इसकी पॉसिबिलिटी है, उसमें से सेकेंड वाली को ज्यादा अच्छे से मानते। पहले इसका आंसर देख लो, जशा सह्याद्रीचा डोंगर तुटलं होतं। एक तो ये हुआ हो कि समुद्र पीछे हट गया हो, अरब सागर जो है वो पीछे हट गया हो, तो ऐसा तो हुआ नहीं, समुद्र पीछे नहीं हटा। तो फिर कैसे बनी पश्चिमी किनार पट्टी, या जिसे कहा जाता है कोकण किनार पट्टी, कैसे बनी? तो इसके बारे में कहा जाता है कि जो हमारा सह्याद्री का डोंगर है, यानी सह्याद्री का जो पर्वत है, वो टूट टूट के उसका जो मलबा है वो गिरता गया नीचे बाजू में, और गिरने के साथ ही वो ऐसा बिछ सा गया। इसी वजह से इसे यहां पर क्या बनी, कोकण किनार पट्टी। और इसी वजह से ये काफी उपजाऊ और अच्छी मानी जाती कोकण किनार पट्टी की जो मिट्टी है वो। सो अरबी समुद्राचे पाणी जसे जसे कमी झाले, ये गलत है। जसं सह्याद्रीचा डोंगर तुटलं होतं, ये इसका सही आंसर है। ज्वालामुखी उद्रेक से भी नहीं हुआ, ये भी गलत है। मग पुढचा प्रश्न बघा, एक और डेटा मैंने यहां पर लिख दिया है। अगर कोकण किनार पट्टी की बात की जाए तो ये ऊपर कहां से स्टार्ट होती है, दमन गंगा से। दमन गंगा एक नदी है, यहां से स्टार्ट होती है और ये कहां तक जाती है, नीचे तेरे खोलची खाड़ी, नीचे तेरे खोलची खाड़ी तक क्या है, कोकण किनार पट्टी मानी जाती है। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, एक बार एग्जाम में आ चुका है। अगले प्रश्न पर आते हैं, कोकण किनार पट्टी बद्दल योग्य निवडा। आप देखो, पहले इधर देख लीजिए, ये अगर मान लीजिए पूरी कोकण किनार पट्टी है, तो इसमें ये वाला हिस्सा हम क्या कहेंगे, ये है पश्चिमी हिस्सा, और ये वाला कौन सा है, पूर्वी हिस्सा है। तो इसका ये जो हाफ हिस्सा है इसे कहा जाता है खलाटी, और ये जो हाफ है बचा वाला, ये इसे कहा जाता है वलाटी। यानी पश्चिम की तरफ जो हिस्सा है इसे कहा जाएगा खलाटी, और जो पूर्व की तरफ हिस्सा है इसे कहा जाएगा वलाटी। तो यहां पर मैंने यही लिखा है, पश्चिमेकडील अरबी समुद्राचा सखल भागाला खलाटी असे म्हणतात, पूर्वेस जो डोंगराळ भाग आहे त्याला वलाटी म्हणतात। म्हणजे याचं उत्तर आहे दोन्ही बरोबर। पुढचा प्रश्न बघा, जर भारतामध्ये प्रमाण वेळ दुपारचे 12 अशी असेल तर त्याच वेळी अनुक्रमे ग्रीनिच व अंतरराष्ट्रीय वार रेषा या रेखा व्रतावर वेळ काय असेल? तो देखिए, इसके बारे में मैं पहले भी काफी बता चुका हूं, पहले मैंने शायद डिस्कस किया था, और ये बड़ा कंसेप्ट है, इतनी आसानी से आपको समझ में भी नहीं आएगा, बट फिर भी मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूं। अगर आपने पहले से पढ़ के रखा होगा तो समझ जाएगा, नहीं भी पढ़ के रखा तो समझने की कोशिश करना, समझ में आ सकता है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। बहुत बड़ा टॉपिक है ये है हमारी अर्थ, और यहां पर हमने इसको एक बीच में लाइन ड्रॉ कर दी, इसे हम बोलते हैं क्या, GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। ये स्फेरिकल है, ऐसा सर्कल नहीं मान लेना अर्थ को। और इधर वाला जो हिस्सा इसे क्या कहा जाता है, ईस्ट, और इधर वाला जो हिस्सा इसे क्या कहा जाता है, वेस्ट। तो हमारी अर्थ टोटल कितना घूमती है अपने एक्सिस पे, ऐसा टोटल एक राउंड मारती है 24 घंटे में, 24 घंटे में एक राउंड मारती है अपने एक्सिस पे। तो एक पूरा राउंड अगर आप ऐसा घूमेंगे तो आप कितने डिग्री घूमे, 360 डिग्री, 360 डिग्री आप घूम गए। कितनी देर में घूमे आप, 24 तास, इतनी देर में। इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर लो तो मिनट में आ जाएगा। फिर एक और आपने सुना होगा, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, ये आपको ध्यान रखना है, ये परीक्षा में आया हुआ भी है कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है, तो 4 मिनट होता है। अर्थ अगर 1 डिग्री घूमती है तो टाइम कितना चेंज होता है, 4 मिनट। तो ये 360 डिग्री है, इज इक्वल टू 24 इंटू 60, और इसी को आप क्या करेंगे, 360 डिग्री इज इक्वल टू 24 इंटू 60, मिनट में आ गया। ये दोनों साइड 360 से डिवाइड कर दो, ये किया, ये किया, तो ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, 6 टाइम्स कैंसिल हो गया, ये 4 टाइम्स कैंसिल हो गया, ये 1 डिग्री हो गया। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, ये होता है 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। और जो GMT है वो हमसे कितनी पीछे चलती है, वो हमसे चलती है 5.5 घंटे पीछे, क्योंकि हमारा जो IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वो 82.5 डिग्री से लिया हुआ है, 82.5 डिग्री ईस्ट, ये आपने सुना होगा, इस लॉन्गिट्यूड से लिया हुआ, और 5.5 घंटे अगर वो हमसे पीछे चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन रीड करते हैं, जर भारतामध्ये प्रमाण वेळ दुपारचे 12 अशी असेल, भारत में कितने बज रहे, दोपहर के 12, तर त्याच वेळी अनुक्रमे ग्रीनिच रेशा, उस पर क्या टाइम हो रहा होगा। तो देखिए वो 5.5 घंटे हमसे पीछे चलते हैं, तो अभी हमारे यहां पर 12 बज रहे, तो वहां पर कितने बज रहे होंगे, 6.5, क्योंकि 6.5 में आप 5.5 ऐड करेंगे तो ही तो 12 होंगे ना।
6.5, 6.5 और इसमें 5.5 ऐड किया आपने, 5.5 ले लिया, तो ये कितना हो गया? 12 हो गया. ये 10 आणि हे 12. तो अगर भारत में 12 बज रहे तो वहां पर सुबह के 6:30 बज रहे होंगे. ऐसे ही उसने इसके बारे में भी पूछा कि IST पे कितने, सॉरी ये जो ILD है, इंटरनेशनल डेट लाइन, IDL इंटरनेशनल डेट लाइन, इस पे क्या टाइम हो रहा होगा? तो ये हमसे आगे चलती है, याद रखना. GMT हमसे पीछे चलती, 5.5 घंटे GMT पीछे चलती, और IDL यानी इंटरनेशनल डेट लाइन ये हमसे आगे चलती, कितना? 6.5 घंटे. तो अगर भारत में अभी 12 बज रहे तो हमसे कोई 6.5 घंटे आगे, तो वहां पर कितने बज रहे होंगे? शाम के 6:30 बज रहे होंगे. सिंपल सी बात है. तो इसका आंसर क्या हुआ? सकाळ 6:30 व सायंकाळ 6:30. और मैं बता दूं, ये जितने भी ये इस टाइप के क्वेश्चन है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाले, ये MPSC में कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं हमेशा. तो आपको ये कंसेप्ट अच्छे से आना चाहिए. अगले प्रश्न पर आते हैं. महाराष्ट्राचे पठार मुख्यत्वे करून खालीलपैकी कोणत्या खडकांपासून निर्माण झाले आहे? सभी लोग जानते हैं बेसाल्ट की चट्टान से बना है महाराष्ट्र के पठार का निर्माण हुआ है. बेसाल्ट की चट्टान टूट टूट के उसी में से फिर काली मिट्टी बनी. तो इसे बेसाल्ट को मराठी आपण का म्हणतो? अशीताश्म से ये मिलके बना हुआ है. तो ये आपको ध्यान रखना है. ऐसा कहा जाता है कि कभी यहां पर ज्वालामुखी निकला होगा और वो ज्वालामुखी फिर ठंडा हो गया, फिर धीरे धीरे वो खत्म हो गया, फिर वो जो उससे जो जमा हुआ वो फिर टूट के ब्लॅक सॉइल बन गई. तो ये आपको पता होना चाहिए. पुढचा प्रश्न बघा. नदीच्या खनन कार्यामुळे कोणते भू आकार निर्माण होतात? यानी नदी जब चलती है तो उसमें कौन कौन से भू आकार निर्मित होते हैं? तो देखिए, पहला है इसका सही आंसर तो यही है, रांजण खळगे, धबधबा, वी आकारची दरी. देखिए रांजण खळगे भी बता देता हूं, धबधबा भी. सिंस ये मैं रिवीजन करा रहा हूं तो ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकता. फिर भी देखिए, ये मान लीजिए कोई तेज धारा है पानी की, यहां पर आई और यहां उसको ऑब्स्टिकल मिल गया, तो यहां पर वो क्या करेगी? थोड़ा गड्ढा बनाएगी और फिर रास्ता बना के निकल जाएगी. ऐसे गड्ढे गड्ढे बनते हैं. इसी को कहा जाता है रांजण खळगे. और धबधबा तो आप जानते होंगे, वाटरफॉल. जब ऊपर से नीचे गिरती नदी तो डेफिनेटली वाटरफॉल बनता है. और फिर वी आकारची दरी, जब ऊपर से नदी नीचे गिरती है तो नीचे क्या बनाएगी? वो वी शेप में ऐसा बना लेती है. इसे क्या कहा जाता है? वी आकारची दरी. तो ये तीनों चीजें आपको देखने को मिलेगी. किसमें? नदीचा खनन कार्यामुळे कोणते भू आकार निर्माण होतात? तो ये तीनों ही उसमें निर्मित होते हैं. पुढचा प्रश्न बघा. खालीलपैकी कोणत्या प्रकारचा कोळसा सर्वोत्तम प्रतीचा आहे? तो देखिए इसके बारे में, साइंस का क्वेश्चन है बट उसने ज्योग्राफी में भी पूछ लिया इसको. तो सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है, कोळसा कौन सा होता है? तो वो होता है एंथ्रेसाइट. उसमें लगभग 90 to 95% या 98% तक किसका कंटेंट होता है? कार्बन का. समझना, जब कोई मान लीजिए पेड़ पौधा था यहां पर और ये क्या हो गया? दब गया नीचे, जमीन के नीचे दब गया, तो ये धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होने लगता है? कार्बन में कन्वर्ट होने लगता है, कोळसा में कन्वर्ट होने लगता है. ये देखिए, ये कोळसा में कन्वर्ट हुआ. तो ये जितने ज्यादा दिन नीचे रहेगा उतना ही अच्छी क्वालिटी का कोळसा वहां पर बनता है. तो सबसे अच्छा जो कोळसा है वो कौन सा माना जाता है? एंथ्रेसाइट. उसमें 90 to 95% क्या होता है? कार्बन का कंटेंट होता है. अब सिंस ये सबसे अच्छा है, इसका मतलब ये सबसे ज्यादा दिन नीचे रहा होगा जमीन के, तभी तो ये सबसे अच्छा हुआ. तभी तो इसका सारा का सारा पार्ट लगभग क्या किसमें कन्वर्ट हो गया? कार्बन में कन्वर्ट हो गया. तो एंथ्रेसाइट सबसे जूना कोळसा माना जाता है. उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या आता है? तो वो आता है बिटुमिनस. इसमें लगभग 80% क्या होता है? कार्बन का कंटेंट होता है. फिर आता है लिग्नाइट, फिर आता है पीट कोल. तो ये सारे कोल के तरीके हैं और ये उसने पहले भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है और बार बार इस पे वो क्वेश्चन पूछता है, तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना है. इसमें कितना होता है? लगभग 95% तक, 90 to 95% तक क्या होता है? कार्बन कंटेंट. बिटुमिनस में लगभग 80% से लगाकर 90% तक क्या होता है? कार्बन का कंटेंट. फिर आप लिग्नाइट पे जाओ तो उसमें 60% से 80% मान सकते हो आप. फिर पीट कॉइल तो एकदम ही अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, इसमें 40% से लगाकर 60% तक क्या मिलता है? कार्बन का कंटेंट मिलता है. मग याचं उत्तर आहे एंथ्रेसाइट. पुढचा प्रश्न बघा.
अब ये तो एकदम ही इजी क्वेश्चन है। अब आप इतना बड़ा देख के लोग क्या करते घबरा जाते हैं, बट एक दो चीज भी अगर आपको पता है ना तो आप इसका सही आंसर लगा सकते हैं। इसमें आप सीधा ये देखिए भीमा शंकर और त्रयंबकेश्वर, बट जैसे ही इतना बड़ा दिखता है पहले ऊपर दिखता है परली वैजनाथ, म्हणजे काय सोडा पुढे चला, ऐसा करने का नहीं। आपको क्या करना है, क्वेश्चन को रीड जरूर करना है। तो देखिए त्रयंबकेश्वर, अब ये त्रयंबकेश्वर कहां पर है, दुनिया जानती है नासिक में, तो ये तो एक हो गया। और भीमा शंकर दुनिया जानती है कहां पर है, पुणे में। अब देखिए बी के सामने क्या होना चाहिए 6, तो बी के सामने 6 इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में, यानी ये दो ऑप्शन कट हो गए, 2 और 4। देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होते हैं, अगर आपको एलिमिनेट करना आता है तो आप कर सकते हैं आसानी से। त्रयंबकेश्वर सी के सामने क्या आएगा 1, तो सी के सामने 1 कहां पर दिखता है, ये दो ऑप्शन में ही देखना है आपको। तो सी के सामने 1 आपको इस थर्ड वाले ऑप्शन में दिखता है, इसमें तो सी के सामने क्या है 4 है, यानी ये भी गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या हुआ थर्ड। जबकि ये औंढा नागनाथ, घृष्णेश्वर, ये अगर आपको नहीं भी मालूम रहेगा तो भी आप आंसर आसानी से लगा सकते हैं। पुढचा प्रश्न बघा, महाराष्ट्रातील खालील किल्ल्यांचा दक्षिणेकडून उत्तरकडे क्रम लावा। दक्षिण से उत्तर की तरफ इसका क्रम लगाना है। तो इसमें जो जितने भी किले हैं इस पे भी वो एक ना एक क्वेश्चन पूछता ही, तो आपको क्या क्या याद करना है। अभी वो डिस्टेंस पूछ चुका है कि 2 किले उनके बीच के डिस्टेंस बताओ। डिस्ट्रिक्ट तो लगभग सभी को पता रहता है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट में कौन सा किला है, तो अब आपको कोऑर्डिनेट याद करना है। हो सकता है वो इस पे क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि किले पे उसको क्वेश्चन पूछना है। छत्रपति शिवाजी महाराज के जो किले बने हुए हैं उनके ऊपर पीएससी क्वेश्चन पूछेगा ही, नहीं तो फिर पूछने को उसको बचा क्या। तो इसको डिटेल में आपको स्टडी करनी है, लोकेट करना है मैप में, और मैप में लोकेट करने के बाद उसका 360 डिग्री पूरा एनालिसिस करना है। मग याचा उत्तर आहे DBAC, ये इसका सही क्रम। प्रतापगढ़, पुरंदर, फिर आता है सिंहगढ़, फिर आता है दौलताबाद। डिटेल में जाएंगे तो पूरा एक लेक्चर इसी में चला जाएगा, और मैं इतना टाइम अभी देने वाला नाही, क्योंकि अपने को रिव्हिजन करना है। खालीलपैकी कोणते भारतातील एकमेव मिश्र म्हणजे नैसर्गिक व सांस्कृतिक युनेस्को जागतिक वारसा ठिकाण आहे। अगर आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। राजस्थान मधील पर्वतीय किल्ले हा चुकीचा आहे, भीमबेटका हे भी चुकीचा आहे, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान हा पण चुकीचा आहे। तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, यहां पर आपको कल्चरल और कौन सा नेचुरल, दोनों, ये जो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है इसको दोनों में रखा गया, सांस्कृतिक में भी और नैसर्गिक में भी। ये क्या है, यूनेस्को जागतिक वारसा, दुनिया के लिए एक धरोहर है, इसलिए सभी को इनको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। सिर्फ भारत की जवाबदारी नहीं है इसको बचाना, बल्कि पूरी दुनिया की जवाबदारी है, क्योंकि ये क्या है, वैश्विक धरोहर। मग कंचनजंगा नेशनल पार्क, इसे नैसर्गिक व सांस्कृतिक दोनों वारसा का जो दर्जा है वो दिया गया है। पुढे बघा, अच्छा ये है कहां पर, मालूम होना चाहिए आपको, सिक्किम में है ये कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। पुढे बघा, अब ये तो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था भाई। अगर ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान तो सभी को पता है, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, चंद्रपुर में, ये तो दुनिया जानती है। तो ए के सामने क्या आना चाहिए, ए के सामने आना चाहिए 4, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान। आप देखो उसने ए के सामने यहां भी 4 लिखा, यहां भी 4 लिखा, यहां भी 4 लिखा, यानी सिर्फ एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हो पाया, क्योंकि उसने जानबूझ के इसको डिफिकल्ट बनाया। बट हाँ, अगर आपने नागझीरा अभ्यारण्य के बारे में सुना है तो आप इसका सही आंसर लगा देंगे। भंडारा और गोंदिया 2 डिस्ट्रिक्ट में है ये नागझीरा अभ्यारण्य, 148 स्क्वायर किलोमीटर के लगभग है ये। तो अगर ये आपको पता है तो आप लगा सकते हैं। बी के सामने क्या आना चाहिए 3, तो बी के सामने 3 एक ही ऑप्शन में, यहां पर ये 4th वन में, तो इसका आंसर क्या होगा, ये वन। बाकी फिर ये 2 तो आपको देखना ही चाहिए, सारे जितने भी अभ्यारण्य और नेशनल पार्क है वो तो आपको पता होना चाहिए, उस पर क्वेश्चन पीएससी पूछता ही है। फिर और आगे आइए, ये भी देखने में आपको डर लगेगा बट बहुत आसान इसका आंसर है। जैसे कृष्णा नदी कहां से निकलती और कावेरी, ये 2 भी अगर आपको पता है ना तो आप इसका आंसर लगा सकते हैं। कृष्णा तो दुनिया जानती है, महाबलेश्वर से निकलती है, तो बी के सामने 4 आना चाहिए। अब देखिए बी के सामने 4 किसमें है, एक तो इसमें है और एक इसमें है। कावेरी कहां से निकलती है, तो कर्नाटक के कुर्ग जिले से ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। कावेरी कहां से निकलती है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से।
तो कृष्णा महाबलेश्वर से हो गई, और कावेरी कहां से हो गई? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। यानी डी के सामने क्या आना चाहिए? 3। तो ये रहा डी, और डी के सामने 3 आपको एक ही ऑप्शन में दिखता है, सेकेंड ऑप्शन में। यही इसका सही जवाब है। पेनगंगा और तुंगभद्रा, ये आपको ना भी मालूम रहे तो भी काम हो जाएगा, बट ये आपको पता होना चाहिए। देखिए जितने भी ऐसे ये बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें यही ट्रिक होती है। एग्जामिनर भी जानता है कि बच्चे को ये सारी चारों चीजें पता होना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए वो एलिमिनेशन का चांस आपको देता है। पुढचा प्रश्न बघा, जोड्या लावा। अब ये भी क्वेश्चन देखने में ऐसा लगता है कि छोड़ो बहुत ही डिफिकल्ट है, सोडा आता, पुढे चला। नहीं, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप सही आंसर मार सकते हैं। फुजीजामा, ये आपने सुना होगा। फुकुशिमा जो पावर प्लांट है वो कहां पर है? जापान में। तो ये भी ऐसे ही नाम है, फुजियामा। तो ये कहां पे मिलेगा? जापान में। नाम से ही उसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। आप देखो, अब उसने बोला है किलिमंजारो या कलीमांजारो। तो किलिमंजारो जो है वो अगर आप देखेंगे तो म्यांमार में तो नहीं है। म्यांमार में होता तो हमें आज तक पता चलता, इंडोनेशिया में भी नहीं। तो ये कहां पर होना चाहिए? फिर अफ्रीका में होगा किलिमंजारो। ये 2 मिल गए। अब देखिए आप इससे आंसर लगा सकते हैं। डी के सामने क्या होना चाहिए? 2, और डी के सामने 2 यहां भी दिया, यहां भी दिया, यहां भी दिया, बहुत उसने घुमा दिया। फिर उसने बोला है क्या? किलिमंजारो, यानी बी के सामने 1। तो बी के सामने 1 किस में है? ये बी है, और बी के सामने 1 एक ही ऑप्शन में है, थर्ड वाले में। किलिमंजारो कहां पर है? अफ्रीका में। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? थर्ड वन। आसान है। पुढचा प्रश्न बघा, खालीलपैकी कोणत्या नद्या खचदरीतून वाहतात? खचदरी यानी क्या? जो रिफ्ट वैली उससे बहती है। रिफ्ट यानी क्या? इधर भी एक, मान लीजिए बड़ा सा पहाड़ है, इधर भी एक बड़ा सा पहाड़ है, उसके बीच में, या भ्रंश घाटी। तो ऐसी 2 ही नदियां हैं, एक कौन सी? नर्मदा, और एक है तापी। गोदावरी कृष्णा में ऐसा कुछ भी नहीं, वर्धा वैनगंगा में भी नहीं, भीमा कोयना में भी ऐसा कुछ नहीं है। इसका सही आंसर है तापी, नर्मदा। ये दोनों नदियां खसरीतून वाहतात। और डिटेल में बता सकता हूं, बट इट विल जस्ट वेस्ट योर टाइम। हम क्वेश्चन देख रहे हैं, उसके ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं। फिर देखिए जल विद्युत प्रकल्प, तो इसमें से एक ही आपको पता होगा, येलदरी। ये अभी न्यूज में भी था, तो ये थोड़ा सा ध्यान दे देना। परभणी में है येलदरी। उसके बाद में अगर येलदरी पे आप आंसर लगाएंगे तो आंसर लगेगा नहीं, क्योंकि ये कहां पर है? 1, 2, तीनों में एलिमिनेट नहीं होगा। फिर आपको कुछ और भी पता होना चाहिए, जैसे अगर हम बात करें भंडारदरा, तो भंडारदरा कहां पर है? तो डेफिनेटली आपने सुना होगा अहमदनगर में, और ये भी न्यूज में था, इसके ऊपर भी कुछ करंट अफेयर आया है, वो भी देख लेना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो फिर तो आप आंसर लगा सकते हैं। उसके बाद में फिर भीरा और तिलारी आपको याद करना है, रिवाइज करना है। पुढचा प्रश्न बघा, खालीलपैकी कोणत्या जिल्ह्यात चुनखडीची सरोवरी संचयने आहेत? चुनखडी कहां पर आपको देखने को मिलती है? सरोवरी संचयने, नंदुरबार, कोल्हापुर, नागपुर, रत्नागिरी। तो इसका सही आंसर है चुनखड़ी आपको देखने को मिलती है कहां पर? नागपुर में। वहां पर ऐसे छोटे छोटे पत्थर होते हैं नागपुर में, और उनको लोग बीन कर लेके आते हैं, और वो बीनने के बाद उनको पकाया जाता है। यस, और पकाने के बाद में जब वो बहुत लाल हो जाते हैं तो उनको पानी में डालते हैं, और जब उनको पानी में डालते हैं तो वो सफेद हो जाते हैं, और वो गांव के लोग होते हैं, उन्हें ही पता होता है कि ये चुनखड़ी है। तो चुनखड़ी आपको कहां पर देखने को मिलती है? जो नागपुर वाला एरिया है हमारा, वहां पर आपको चुनखड़ी देखने को मिलती है। महाराष्ट्रातील कोणत्या भागात तांबे खनिज आढळते? तो तांबा कहां पर मिलता है? डेफिनेटली कोकण में नहीं है, पश्चिम महाराष्ट्र में भी नहीं, मराठवाड़ा में भी नहीं, यह है विदर्भ में। विदर्भ वाला जो एरिया है थोड़ा सा ये छोटा नागपुर प्लेटू, या जिसे कहा जाए मध्य प्रदेश को टच करता हुआ है, और मध्य प्रदेश में काफी तांबा उत्पादन होता है, क्योंकि वहां पर एक बड़ी सी खदान है मलाज खंड, उसके बारे में आपने सुना होगा। तो ये विदर्भ भी लगभग आप उसके आसपास मान सकते हो, पट्टी उसके आसपास है, इस वजह से यहां पर आपको तांबा देखने को मिलता है। कहां पर? विदर्भ में। पुढचा प्रश्न बघा, टिपेश्वर वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्रातील कोणत्या जिल्ह्यात स्थित आहे? तो ये यवतमाळ में है। काफी वीडियो बड़ा हो चुका है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट किया मैंने। टिपेश्वर वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्रातील कोणत्या जिल्ह्यात आहे? तो ये जो यवतमाळ वाला डिस्ट्रिक्ट है, वराड़ वाला, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।